आज हम लोगों को सबसे पहले देखना है रिफ्रैक्टरी पीरियड्स क्या होते हैं उसके बारे में। देखो, रिफ्रैक्टरी पीरियड का कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहली चीज ये है कि ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं किया जा सकता बाय द न्यूरॉन, यानी कि नो सेकेंड एक्शन पोटेंशियल can be generated by the neuron। और ऐसा क्यों होता है? देखो, इसके पीछे दो कारण हैं और उन्हीं कारणों के हिसाब से दो टाइप के रिफ्रैक्टरी पीरियड्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर 1 हो गया, ये एब्सोल्यूट वाला हो गया, और नंबर 2 हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। देखो, अगर हम इन दोनों की बात कर लें यहाँ पे कि रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है, शॉर्ट में लिख दें इसको आरपी, तो आरपी इज ऑफ टू टाइप्स। और जब उन दोनों की हम बात कर लेंगे तब दोनों कारण भी हमको समझ में आएंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट वाले की बात करते हैं हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें होता क्या है एब्सोल्यूट वाले में कि यहां पे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुले थे वो अभी क्लोज नहीं हुए हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो ये रेड वाला जो हिस्सा है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड को दिखा रहा है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड को ये लाल वाला हिस्सा दिखा रहा है। अगर ये ग्राफ आपने पढ़ा हो, जो पिछले टर्म पे हमने पढ़ाया था, तो इसमें आपको समझ में आता होगा कि सोडियम के चैनल जो होते हैं वोल्टेज गेटेड, उसकी एक खास बनावट होती है। उसमें एक एक्टिवेशन गेट होता है और एक इनएक्टिवेशन गेट होता है। तो एक बार देख लो, यहाँ पे क्विक होगा मेरे ख्याल से डायग्राम, ये वाला। तो ये इनएक्टिवेशन गेट है और ये एक्टिवेशन गेट है। नॉर्मल कंडीशन में इसी अवस्था में रहता है, यानी कि एक्टिवेशन गेट जो है वो क्लोज्ड रहता है जब कोई भी इंपल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही हो। जब इंपल्स ट्रांसमिट होती है, यानी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे पहुंचता है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट पे, तो ये एक्टिवेशन गेट खुल जाता है। और जब ये गेट खुलता है तो खूब सारे सोडियम आयंस जो है वो सेल के अंदर चले आते हैं, डिपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब डिपोलराइजेशन अपने पीक पे पहुंचता है तो उस दौरान ये इनएक्टिवेशन गेट जो है ये क्लोज हो जाता है। अच्छा, इस समय ये जो सोडियम चैनल है ये दूसरी इंपल्स ट्रांसमिट करने में सक्षम नहीं है। ये तभी दूसरी इंपल्स के लिए खुलेगा जब ये इनएक्टिवेशन गेट वापस से ओपन हो जाए और इनएक्टिवेशन गेट की जगह ये एक्टिवेशन गेट वहां पे क्लोज हो जाए, यानी पहली वाली कंडीशन फिर से अपीयर हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टाइम पीरियड जब इनएक्टिवेशन गेट यहां पे लगा हुआ है, वहां उस टाइम से लेके और अगला टाइम जब इनएक्टिवेशन गेट हटा और एक्टिवेशन गेट आके यहां पे लॉक हो गया, इन दोनों का जो टाइम पीरियड होता है, इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान कोई दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं किया जा सकता। और उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब कुछ भी कोशिश कर लीजिए आप, इस स्थिति में एक्शन पोटेंशियल आप जनरेट नहीं कर सकते, चाहे कितना भी स्ट्रांग स्टिमुलस दे दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ये क्या है कि टाइम पीरियड
between opening of inactivation gate and closing of activation gate of sodium voltage gated channels. तो एक पॉइंट इसका ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसका ये होगा कि इवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस कैन नॉट इनिशिएट अ सेकेंड एक्शन पोटेंशियल। ये बात ध्यान रखनी है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग आप स्टिमुलस दीजिए, वोल्टेज गेटेड चैनल तैयार ही नहीं है इम्पल्स को या सोडियम को अलाउ करने के लिए कि वो अंदर आए। तो इवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस कैन नॉट इनिशिएट a second impulse या एक्शन पोटेंशियल। तो ये तो कहानी थी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड की। अब जो दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसकी क्या कहानी है, इसको भी आप समझ लीजिए। यहां पे जो टाइमिंग होती है, इस अगर डायग्राम में हम देखें तो ये जो टोटल ड्यूरेशन है, यहां पे एक्चुअली में इवेंट क्या हो रहा है आप देखिए। पीक पे पहुंचा, पोलराइजेशन, हाँ, और यहां पे रीपोलराइजेशन हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में जब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो फिर हाइपर पोलराइजेशन चल रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, जो सोडियम चैनल थे, सोडियम चैनल बिकम क्लोज्ड। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां से रिफ्रैक्टरी पीरियड, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है, वो स्टार्ट हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो सेकेंड स्टिमुलस लेने के लिए या सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सोडियम चैनल चूंकि पूरी तरह से क्लोज हो चुके हैं, उनका एक्टिवेशन गेट जो है वो क्लोज हो चुका है। तो क्या हो सकता है, अच्छा, एक्टिवेट सोडियम चैनल तो क्लोज हो चुके हैं, लेकिन क्या पोटेशियम चैनल क्लोज हुए हैं? नो सर, नहीं, पोटेशियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल वो अभी भी खुले हैं और इसीलिए हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। यानी खूब सारे पोटेशियम अभी भी सेल से बाहर की तरफ निकल जा रहे हैं, तो इसीलिए सेल के अंदर और निगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता जा रहा है, हाइपर पोलराइजेशन जिसको कहते हैं। तो यानी ये कौन सी कंडीशन है? It is the time period during which sodium voltage gated channels close, but potassium voltage gated channels are still open। इस टाइम पीरियड को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। यहां पे दूसरी एक्शन पोटेंशियल जनरेट की जा सकती है, यानी कि अ सेकेंड एक्शन पोटेंशियल कैन बी जनरेटेड, बट कंडीशन है, but only by a larger than normal stimulus। लार्जर देन नॉर्मल स्टिमुलस क्यों? वापस से ग्राफ पे जाते हैं, बताओ, लार्जर देन नॉर्मल स्टिमुलस देने से कैसे सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी? दिमाग लगाओ, जल्दी लगाओ दिमाग, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है।
या छोड़ दें इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं, बाद में दिमाग लगाना। ठीक है, सवाल क्या है कि आखिर लार्जर देन नॉर्मल स्टिमुलस देने से कैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान भी सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्टरी पीरियड का। अब सवाल यह है कि इस रिफ्रैक्टरी पीरियड से फायदा क्या होता है। बहुत फायदा है। रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है ये क्या करता है, इट लिमिट्स द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स that can be produced by an excitable membrane in a given period of time। अगर ऐसी मैकेनिज्म नहीं होती तो बार बार बहुत तेजी से लिमिटेड टाइम स्पैन में सोडियम चैनल्स को ओपन होना पड़ता नर्व इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, और धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाते वो चैनल्स, बर्बाद हो जाते। जैसे हमारा दिल धड़कता है तो आपको मालूम होगा उस धड़कने के बीच में ही एक रेस्टिंग फेज होती है। कार्डियक साइकिल जब पढ़ेंगे तो हम वहां बताएंगे, उतने में ही वो रेस्ट ले लेता है। तो ऐसा नहीं है कि हार्ट को रेस्ट नहीं मिलता, एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बीच में वो उसकी मसल्स जो है एट्रिया अलग रेस्ट लेती हैं, वेंट्रिकल्स अलग रेस्ट लेता है। जब वो सिस्टोल में होता है, बेसिकली सॉरी डायस्टोल में जब होता है तब वो रेस्ट लेता है। इसी तरह से रिफ्रैक्टरी पीरियड का ही जो टाइम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को मिल जाता है उतने में उनको थोड़ा आराम मिल जाता है। अगर लगातार चलती रहती है प्रक्रिया तो वो सारे रिसेप्टर, सारे चैनल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए ये डैमेज प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही अहम मैकेनिज्म है रिफ्रैक्टरी पीरियड की। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या है ये भी आप समझ लीजिए। इसकी वैल्यू आपको मालूम है। वैल्यू जो है वो अगर एक फिक्स्ड वैल्यू देते हैं तो -55 मिली वोल्ट देते हैं, लेकिन अगर रेंज आपको लिखनी है तो -50 टू -50 मिली वोल्ट्स इसकी वैल्यू होती है। अलग अलग स्टैंडर्ड टेक्स्ट में अलग अलग इसकी वैल्यू है, तो ये रेंज हम लेके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रेंज जो है, हाँ हाँ बेटा, नमस्ते इंडिया। बेटा ठीक, एक नमस्ते ओके, इंडिया। ठीक ठीक, खाइए ना। हाँ अभी खा, क्लास चल रही है, 1 मिनट। ये हमारे सुपुत्र थे, आइसक्रीम लेके आए हैं हमारे लिए। खैर, तो देखो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू हमने बता दी। एक्चुअली में ये होता क्या है, देखो ये एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ डीपोलराइजेशन है। स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ डीपोलराइजेशन, और ये वैल्यू सफिशिएंट है या इनफ है टू कॉज ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वो कोई भी वैल्यू जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ओपन करा दे डीपोलराइजेशन करके, उसको हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहेंगे। और जैसे ही ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे तुरंत एक्शन पोटेंशियल जो है वो शूट कर जाएगा। यानी फिर क्या होगा, ये सोडियम जो है वो अंदर चले आएंगे बहुत तेजी से और एकाएक जो है डीपोलराइजेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। खैर, तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको।
कि स्पेसिफिक वैल्यू है डीपोलराइजेशन की या स्टिमुलस की, जिससे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएं एंड एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट्स, शुरू हो जाए। तो ये तो थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई। क्या सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा? जवाब दो। सब थ्रेशोल्ड जानते हो, थ्रेशोल्ड से नीचे, थ्रेशोल्ड से कम नहीं होगा। सब का मतलब समझ लो, सब इंस्पेक्टर हमने एग्जांपल दिया था पहले भी। इंस्पेक्टर माने कोतवाल, सब इंस्पेक्टर माने दरोगा, वो कोतवाल से नीचे होता है। तो उसी तरह थ्रेशोल्ड तो थ्रेशोल्ड है, सब थ्रेशोल्ड मतलब थ्रेशोल्ड से नीचे। तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करा सकता, और इसीलिए एक रूल होता है, ऑल और नन प्रिंसिपल या रूल, जो भी आप कहना चाहें। ये होता है नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन का ध्येय वाक्य, कि या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं होगा। ये रूल यही स्टेट करता है कि एक्शन पोटेंशियल आइदर अकर्स कंप्लीटली और डज नॉट अकर एट ऑल, होगा ही नहीं। समझते हैं इसको जरा एक इमेज से। यस, देखिए यहां पे -70 मिलीवोल्ट ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अगर हम वीक स्टिमुलस दे रहे हैं, वीक स्टिमुलस मतलब क्या हुआ कि ये जो वीक स्टिमुलस दिया हमने, इसने मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करके और जो वैल्यू है वो पहुंचाई, सपोज करिए -60 मिलीवोल्ट तक पहुंचा दी। यानी कि अभी भी हम थ्रेशोल्ड की वैल्यू पे नहीं पहुंचे हैं, और ज्यादा डीपोलराइजेशन होना चाहिए। जब -55 तक पहुंचता तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता। तो आप अब यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे समझ लीजिए, अगर -56 तक भी आप पहुंचा रहे हैं तब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। जैसे ही -55 पे डीपोलराइजेशन पहुंचेगा इस स्टिमुलस की वजह से, तुरंत एक्शन पोटेंशियल शूट कर जाएगा। ये एक्शन पोटेंशियल शूट किया, फिर स्टिमुलस आया, फिर स्टिमुलस आया, तो एक्शन पोटेंशियल ऐसे ही शूट करते रहेंगे। एक बात और यहां पे ध्यान रखनी है, बिलो -55 मिलीवोल्ट नो एक्शन पोटेंशियल, और कितना भी वीक अगर सिग्नल हो या इतना भी स्ट्रांग हो कि -56 तक पहुंच जाए, तब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। लेकिन कितना भी स्ट्रांग सिग्नल आप दे दीजिए, भले उस सिग्नल की वजह से जो डीपोलराइजेशन था वो पहुंच गया -30 मिलीवोल्ट तक, मतलब वेरी स्ट्रांग स्टिमुलस, और इस बहुत स्ट्रांग स्टिमुलस की वजह से जो डिपोलराइजेशन हुआ वो -30 तक पहुंच गया उस स्टिमुलस की ही वजह से, तब भी जो एक्शन पोटेंशियल जाएगा वो अपने मैक्सिमम रेंज यानी +30 मिलीवोल्ट तक ही जाएगा। ऐसा नहीं स्ट्रांग जोर से धक्का दे देंगे तो +30 की जगह वो +60 +70 पहुंच जाएगा। तो या तो होगा तो कंप्लीटली होगा, पूरी तरह से होगा, और या तो नहीं होगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। चलिए, ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं
टाइप्स ऑफ पोटेंशियल्स की, टाइप्स ऑफ इम्पल्स की बात करें। बेसिकली इम्पल्स से पहले अगर हम नर्व इम्पल्स लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। टाइप्स ऑफ नर्व इम्पल्स और पोटेंशियल। बेसिकली दो टाइप्स के इम्पल्सेस होते हैं या पोटेंशियल जनरेट होते हैं न्यूरॉन्स में। पहले को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, जिसकी ठीक ठाक विस्तार में हमने चर्चा कर ली, और दूसरे को हम कहते हैं नंबर 2 ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल तो आपको समझ में आ गया। अगर कोई स्टिमुलस है वो थ्रेशोल्ड तक डिपोलराइजेशन कर दे रहा है तो तुरंत एक्शन पोटेंशियल शूट हो जाएगा। ग्रेडेड पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है? तो ग्रेडेड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बना बनाया इमेज हम आपको बता रहे हैं, उस इमेज के हेल्प से ही एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको यहाँ पे। दिस, ये थोड़ा सा ऊपर कर दें, यस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो पता है। अगर नहीं पता है तो दुख की बात है। नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हो ना, क्लास में भी पढ़े हो कि नहीं बच्चा? यस सर। न्यूरॉन का, हाँ, अरे तुमको तो पता ही है, बाकी सब की भी हम बात कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो देख लीजिए, क्विक डायग्राम है एक। इसमें ये जो पोर्शन होता है, ये वाला बीच वाला, इसको हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी, या इसी को सोमा कहते हैं। न्यूक्लियस होगा, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया ही जाएगा। इस सेल बॉडी से कई सारे प्रोसेसेस निकले होते हैं जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इनका काम होता है स्टिमुलस को रिसीव करना और साइटोन तक, या हाँ, सेल बॉडी सोमा या साइटोन भी कहते हैं, साइटोन तक इसको पहुंचाना। तो ये इधर से ले आएगा, इधर से टुवर्ड्स, और इससे अटैच्ड होता है एक लॉन्ग प्रोसेस या लॉन्गेस्ट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। इस एक्सॉन में भी, एक्सॉन का ये जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं बताओ? एक्सॉन हिलॉक। यस। तो ये वाला जो इलाका है ये एक्सॉन हिलॉक, और ये जो होता है इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ एक्सॉन, या पूरे न्यूरॉन का ही हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक्सॉन की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सॉन हिलॉक होता है यही ट्रिगर जोन भी होता है। ट्रिगर जोन का मतलब इसी पॉइंट पे से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है या इनिशिएट होता है और आगे की तरफ प्रोपगेट करता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो एक्सॉन हिलॉक जो है सबसे सेंसिटिव पार्ट है, ट्रिगर जोन भी है। अब इतनी बैकग्राउंड नॉलेज के साथ हम आते हैं वापस से इस डायग्राम पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये लाल वाला जो पोर्शन है ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स बड़े बड़े ब्लू कलर के बने हैं, और ये एक्सॉन वाला पोर्शन है ग्रीन कलर में। अब देखिए ग्रेडेड पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या है। ग्रेडेड पोटेंशियल जो होता है वो सबसे पहली बात तो है कि लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड का मतलब कि बहुत ही शॉर्ट सेगमेंट ऑफ न्यूरॉन में ये जनरेट होता है, पहली चीज। और ये प्रोड्यूस, और साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू होती है ग्रेडेड पोटेंशियल की, इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल।
कहीं भी कोई पोटेंशियल होगा तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड पोलैरिटी है मेम्ब्रेन की उसको डिस्टर्ब किया जाए, या तो उसको डीपोलराइज किया जाए या फिर उसको हाइपरपोलराइज किया जाए। स्टिमुलस का यही काम होता है और उसी के बेसिस पे हम किसी स्टिमुलस को एक्साइटेटरी कह सकते हैं जो डिपोलराइजेशन कॉज करे, या इनहिबिटरी कहते हैं जो हाइपर पोलराइजेशन कॉज करे। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए। अच्छा, इन वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। एक्चुअली में दिस विल नॉट बी -60 एंड दिस विल नॉट बी -50। ये हो जाएगा -70 एंड दिस वैल्यू विल बी -55, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब देखते हैं, वापस से आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये -70 मिलीवोल्ट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू को दिखा रहा है वाई एक्सिस, और ये टाइम की वैल्यू को दिखा रहा है एक्स एक्सिस। तो अलॉन्ग विद पैसेज ऑफ टाइम क्या है, मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे बनी हुई है। लेकिन एक छोटा सा स्टिमुलस आया और उसने क्या किया, थोड़ा सा डीपोलराइज किया। ऊपर की तरफ हम बनाएंगे तो यानी कि डीपोलराइजेशन दिखा रहे हैं, नीचे की तरफ यानी हाइपरपोलराइजेशन। तो उसने मेम्ब्रेन को डीपोलराइज किया, लेकिन ये डीपोलराइजेशन इतना सफिशिएंट नहीं था कि ये पहुंच जाए -55 तक या थ्रेशोल्ड वैल्यू तक, और जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए। तो क्या होगा, जैसे एग्जांपल लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, ये एक इलाका है जिसको हम कहते हैं साइनेप्स। अभी साइनेप्स का स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे, जहां पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के आती हैं। यानी ये किसी दूसरे एक्सॉन का, जो एक्सॉन का ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहते हैं इसको, हाँ साइनेप्टिक नॉब है ये। वो टर्मिनल्स पे एक्सॉन के जो ब्रांचिंग होती है आर्बोराइजेशन, तो उसमें ये नॉब्स होते हैं। तो ये किसी और एक्सॉन का आ रहा होगा, जैसे इस एक्सॉन का भी ग्रीन में दिखाया वैसे इस एक्सॉन का भी जो उधर से आगे से आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी आती है। इसने मान लीजिए कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने इस छोटे से रिसेप्टर से जाके अटैच हुआ, और एक न्यूरोट्रांसमीटर एक रिसेप्टर, इसने क्या किया, एक छोटा सा पोटेंशियल जो है वो जनरेट किया। अब इस पोटेंशियल को इस पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रेवल करते हुए यहां तक पहुंचना है। कहां तक, ये क्या है, ट्रिगर जोन, अभी आपको बताया हमने। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड स्पेस इसकी जो वैल्यू होती है वो घटती चली जाती है। यहां देखिए पोटेंशियल ज्यादा था, यहां थोड़ा सा कम हुआ, इस लोकेशन पे आते आते डिमिनिश हो गया, यानी इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं रही कि ये इस ट्रिगर जोन पे आके थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंच सके और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। तो ये इकलौता था, इसलिए ऐसा नहीं कर पाया। सपोज करिए एक साथ बहुत सारे यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो कई सारे अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर गए एक साथ। और वैसे भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, वो सारे बाइंड कर गए। तो अब क्या होगा, उसी टाइम में बहुत सारे ग्रेडेड पोटेंशियल्स जनरेट होंगे, और जब कई सारे ग्रेडेड पोटेंशियल एक विशेष समय पे जनरेट होते हैं तो वो एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं, यानी ऐड होते होते ये और ऊपर पहुंच जाएंगे, हो सकता है और ऊपर पहुंच जाएं, और पहुंचते पहुंचते वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो अब यहाँ पे डिके भी हो रहा है, तो डिके होने के बाद भी इतने सारे क्या कहते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट हुए कि एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड है वहां तक पहुंच जाएंगे। एक चीज, यानी कि सेम टाइम पे रिलीज हो रहा है, इसलिए ऐसी कहानी बन रही है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल
समेशन। अगर सेम टाइम में ग्रेडेड पोटेंशियल एड अप हो रहे हैं और एड अप होने की वजह से वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में सक्षम है तो ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा हम बात करते हैं स्पेस का। स्पेस का मतलब पहले तो टाइम में समेशन हो रहा है, अब स्पेस में। एक ये एक्सॉन का जो टर्मिनल है वो यहाँ पे है, दूसरा एक्सॉन का टर्मिनल सपोज यहाँ पे है, इस वाले ग्रीन कलर से बना देते हैं। तो दूसरे एक्सॉन का जो टर्मिनल है वो यहाँ पे आ गया। अब क्या हो रहा है, यहां से भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं और इसके रिसेप्टर्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है रिलीज हुए, अब ये भी बाइंड कर रहे हैं। तो इस रास्ते से ये पोटेंशियल यहां पहुंच रहा है, इस रास्ते से ये ग्रेडेड पोटेंशियल यहां पहुंच रहा है, यानी कि स्पेस यानी कि लोकेशन इन दोनों की अलग अलग है लेकिन पहुंच रहे हैं सब साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पेस में जब एडिशन होता है ग्रेडेड पोटेंशियल का तो उसको हम कहते हैं स्पेशियल समेशन। And this spatial summation of various graded potential may lead to generation of an action potential in the trigger zone. ग्रेडेड पोटेंशियल का फायदा क्या है, अब हम इस पे आते हैं। ग्रेडेड पोटेंशियल का सिर्फ और सिर्फ एक फायदा है कि ये जो इनिशियल डीपोलराइजेशन या हाइपर पोलराइजेशन मेम्ब्रेन का करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई एक एक्सॉन यहां पे आ रहा है, दूसरा एक्सॉन टर्मिनल यहां पे है, वैसे तो ये लोकेशन एक्सॉन टर्मिनल बनाने के लिए सही नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन सपोज एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहां पे आ रहा है और एक इनहिबिटरी, माइनस बनाया इनहिबिटरी, प्लस बनाया एक्साइटेटरी, ये दोनों साइमल्टेनियसली एक इलाके में आके बाइंड कर रहे हैं अपने कॉरस्पॉन्डिंग रिसेप्टर्स से, तो क्या कोई पोटेंशियल जनरेट होगा? नो सर। नहीं होगा। डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कोई भी पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, फिर एक्सप्लेन कर देंगे हम, जो चीज ना समझ में आई हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है टॉपिक, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर अभी कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। सर अगर आरएमपी में है मेम्ब्रेन हाँ। तो पहले ही हाइपरपोलराइजेशन कैसे हो जाएगा? आरएमपी में है, इनहिबिटरी। यस यस एग्जैक्टली, जो दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो इनहिबिटरी का काम क्या होगा, वो मेम्ब्रेन को और ज्यादा पोलराइज कर दे, ताकि अगर कोई स्टिमुलस आ भी रहा है तो थ्रेशोल्ड से इतना दूर कर दे, मान लो इनहिबिट करके हाइपर पोलराइज करके इसको ले आया -100 पे, तब क्या होगा, तब थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए कितना पोटेंशियल क्रॉस करना पड़ेगा? अरे 30 यही बढ़ गया, 20 ये 75 और 70, 55 और 70 के बीच में कितना होगा, 15 होगा ना, 15 हो जाएगा। यानी टोटल डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 वोल्ट्स का। इतना ज्यादा डीपोलराइजेशन करना पड़ेगा, तो उस तरह का स्टिमुलस जनरली आता ही नहीं है। यानी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज करते हैं ताकि वो कोई एक्शन पोटेंशियल आगे न भेज सके। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे इनहिबिटरी वाले के। भाई मान लो, जैसे मान लो कि तुमको, सर वो एंडोर्फिन आपने पेन के लिए बताया था। यस एग्जैक्टली, एंडोर्फिन्स दे आर द एग्जांपल ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो क्या करते हैं, पेन को कम कर देते और धीरे धीरे जब वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं तो उसके बाद दर्द शुरू होता है चोट लगने के 1 दिन बाद या रात भर बाद। समझ में आया प्रियंका? यस सर। तो ये था। अब देखो,
अभी हम उसके अभी अभी हम ग्रेडेड पोटेंशियल का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे लिख देने पता चलेगा टॉपिक का नाम ही नहीं है। ये ग्रेडेड पोटेंशियल की हमने बात की, इसका मटेरियल हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अभी हम ग्रेडेड पोटेंशियल के एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन वो एग्जाम्पल हम अभी नहीं बताएंगे, इसलिए क्योंकि उस एग्जाम्पल को बताने से पहले वो क्या चीज है उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ग्रेडेड पोटेंशियल में एक पॉइंट हम यहाँ पे और ऐड करेंगे, और वो पॉइंट क्या है कि ग्रेडेड पोटेंशियल डिके विद टाइम एंड स्पेस। विद टाइम एंड स्पेस, स्पेस से तो आपको समझ में आ गया कि इतनी दूरी अगर इसको ट्रेवल करनी है तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू यहां ज्यादा थी, कम हुई और कम हुई, तो ये स्पेस की बात हो गई। टाइम का क्या मतलब हो गया? टाइम का मतलब ये हो गया कि मान लो सुबह 9:10 पे ये वाला ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट हुआ, और ये ग्रेडेड पोटेंशियल ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसका जो लाइफ टाइम है वो 30 सेकंड का है। लेकिन अगला ग्रेडेड पोटेंशियल जो है वो 9:11 पे जनरेट हुआ, तो उसके जनरेशन से कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि पहला वाला ऑलरेडी खत्म हो चुका था। तो किसी तरह का टेम्पोरल समेशन हमको नहीं मिलेगा। टेम्पोरल समेशन या टाइम में समेशन अगर चाहिए तो विद इन अ डेफिनेट टाइम रेंज दोनों ग्रेडेड पोटेंशियल या उससे ज्यादा ग्रेडेड पोटेंशियल्स को जनरेट होना पड़ेगा, तभी वो सम अप करेंगे और पहुंचेंगे थ्रेशोल्ड तक। इसी तरह स्पेशल वाले में मतलब सर पहला वाला खत्म होने से पहले ही, यस एग्जैक्टली, पहला वाला खत्म होने से पहले ही दूसरा स्टार्ट हो जाए, तब ये टेम्पोरल समेशन हमको मिलेगा, तभी हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की क्षमता ला सकते हैं। दूसरा स्पेशल समेशन की अगर हम बात करें तो स्पेस में आप जान ही रहे हैं पूरा ट्रेवल कर रहा है इधर से, और इधर वाला भी अगर ट्रेवल कर रहा है, इसी तरह से और बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, सब इकट्ठा ट्रेवल करके जब पहुंचेंगे तब इस ट्रिगर जोन में सफिशियंट अमाउंट हो जाएगा ग्रेडेड पोटेंशियल के स्पेशियल समेशन की वजह से, और थ्रेशोल्ड पहुंच जाएगा। और जैसे ही थ्रेशोल्ड यहाँ पे पहुंचा ट्रिगर जोन पे, तुरंत एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे शूट होगा और ये इंपल्स आगे की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। चलो, तो दिस वाज अबाउट ग्रेडेड पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स का जेनरेशन तो हमने देख लिया, लेकिन अब ये ट्रांसमिट कैसे हो रही है अलोंग द न्यूरॉन या अलोंग द एक्सॉन, वो हमको देखना है। तो न्यूरॉन का अब बेसिक स्ट्रक्चर तो जानते हैं, अभी हमने इमेज में आपको बताया, एक बार फिर से देख लो। ये हो गया साइटोन, ये हो गया डेंड्राइट्स के प्रोसेसेस जो सिग्नल को रिसीव करते हैं और साइटोन की तरफ ले आते हैं। ये हो गया एक्सॉन जो सिग्नल को आगे की तरफ भेजते हैं, यानी अवे फ्रॉम साइटोन। और फिर यहाँ पे इसके जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, इस पे साइनेप्स होता है। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल आर्बोराइजेशन। आर्बोराइजेशन का मतलब, आर्बर मतलब क्या होता है? व्हाट इज आर्बर? वो इसलिए आर्बर मतलब ट्री, पेड़ के लिए ग्रीक टर्म है आर्बर। तो पेड़ की तरह यहाँ ब्रांचिंग है, इसीलिए टर्मिनल आर्बोराइजेशन, ब्रांचिंग का उसका मतलब है मेनली। तो ये हो गया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब देखो मेन रोल जो होता है वो होता है एक्सॉन का, ठीक। एक्शन पोटेंशियल जो भी होता है वो एक्सॉन के थ्रू ही पास होता है। स्पीड की अगर हम बात करें कि किस स्पीड से एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है, तो स्पीड इसकी रेंज करती है फ्रॉम 0.5 to 130 मीटर पर सेकेंड। 0.5 मीटर पर सेकेंड से लेके 130 मीटर्स पर सेकेंड, तो ट्रेमेंडस स्पीड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें कि किस तरह से ट्रांसमिशन होता है, तो इसके दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं
कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन या कॉन्टिन्यूअस ट्रांसमिशन, कंडक्शन कह दो क्योंकि इससे ज्यादा यूज किया गया इस टर्म को, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस ट्रांसमिशन या कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन में क्या होगा कि जैसे सपोज करिए ये मेम्ब्रेन है, तो ऊपर प्लस पहले था, नीचे माइनस था सारा। अगले स्टेप में क्या होगा कि एक स्पेसिफिक इलाका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रिगर आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या है, ट्रिगर या स्टिमुलस, ये आया, तो उस पर्टिकुलर इलाके में फिर डीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो डीपोलराइजेशन दिखा दीजिए, प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे उल्टा प्लस प्लस हो गया। तो इस तरह से फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके बगल वाले इलाके में फिर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, यानी ये प्लस प्लस हो गया, फिर इधर माइनस माइनस हो गया, ये प्लस प्लस हो गया, इधर माइनस माइनस प्लस प्लस, यानी अलोंग द एंटायर मेम्ब्रेन जो कंडक्शन होता है, मेम्ब्रेन का एक एक हिस्सा इस्तेमाल होगा इंपल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस ट्रांसमिशन या कंडक्शन। यानी कि अलोंग द एंटायर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन, ये होता है। तो यानी कि स्टेप बाय स्टेप डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन, ये चलता रहेगा और चली जाएगी नर्व इंपल्स। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है, क्योंकि पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए जाना पड़ता है, इसलिए स्पीड काफी कम हो जाती है इंपल्स ट्रांसमिशन की। तो इस पॉइंट को भी यहां पे अगर जोड़ दें कि लेसर स्पीड, और ये जो रेंज हम लेके चल रहे हैं ना 0.5 से लेके 130 मीटर पर सेकेंड, तो 0.5 के क्लोज जो है ये कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन या कंडक्शन रहता है। बस कंटिन्यूअस के बारे में आपको इतना ही जानना है, ज़्यादा डिटेल नहीं। हाँ, एक चीज़, एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि इट अकर्स इन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। फिर हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपको माइलिन शीथ, नोड ऑफ रैनवियर, इसके बारे में कुछ बेसिक समझ जरूर होगी। माइलिन शीथ जो है वो किस चीज की बनी होती है? श्वान सेल्स। और इसका बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन होगा ना, लिपिड होता है, ध्यान रखो। अच्छा, एक चीज और समझो, अब चूंकि बात हुई, एक्चुअली में यहाँ पे श्वान सेल्स जो होती हैं वो कैसे इसमें अरेंज्ड होती हैं, कुछ इसका आइडिया है बेसिकली? नहीं, श्वान सेल्स कैसे माइलिन शीथ बनाती हैं, नहीं मालूम? छोड़ो, उसको पढ़ लेना। हाँ, पढ़ लेना, अब बताने लगेंगे तो फिर डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक। एक्चुअली चलो इस इमेज से हम थोड़ा सा समझा देते हैं। ये बताओ यहाँ पे कितनी श्वान सेल्स नजर आ रही हैं? 5। एग्जैक्टली। हर एक सेल जो होती है श्वान सेल, वो एक इलाका जो है वो माइलिन शीथ का बनाती है और कवर अप करती है। इसको ऐसे समझ लो जैसे एक डंडा ले लो है, और उस डंडे के ऊपर पन्नी लपेट दो, तो वो जो पन्नी तुम लपेट रही हो ताकि वो डंडा चारों तरफ से कवर हो जाए, वो पन्नी ही बेसिकली श्वान सेल है। तो रैपिंग इसी तरह से होती है कि एक्सॉन ले लिया हमने, उस एक्सॉन को चारों तरफ से कवर कर दिया, कोट कर दिया विद दी श्वान सेल। तो वो अब देखो ये जो दिखाया जा रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल, और ये सिंगल श्वान सेल है। तो इस तरह से रैपिंग होती है।
और हर दो सेल्स के बीच में ये जो थोड़ा सा गैप बच जाता है उसी को हम कहते हैं, हाँ, नोड ऑफ रैनवियर। सर हमको लगता था कि जो सिंगल श्वान सेल आप बताएं वो माइलिन शीट है। अरे तो वही तो बता रहे हैं। नहीं, वो पूरी सेल है ना, मतलब आपको लगता था कि कोई कवरिंग होती है इसकी, क्रिएट करता है कुछ। नहीं नहीं, माइलिन शीथ इज एग्जैक्टली नथिंग बट द वेरी रिच प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ शॉन सेल्स, और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा थिक होती है। अब आप खुद सोचिए, और हम तो सिर्फ सिंगल रैपिंग की बात कर रहे हैं, एक्चुअली में वो सिंगल रैपिंग नहीं होती है, वो जैसे डंडे पे पन्नी कई राउंड लपेट दो उस तरह से वो सेल लपेटी हुई होती है। जैसे अगर उसका क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो किस तरह से नजर आएगा, ये मान लो ये क्रॉस सेक्शन टीएस ट्रांसफर सेक्शन इसको हम देख रहे हैं, ये हो गई हमारी एक्सॉन, ठीक। अब इस एक्सॉन के चारों तरफ हमको शॉन सेल ऐसे नजर आएगी, ये एक लेयर, ये दो लेयर, ये तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, 6 लेयर, 7 लेयर। अब सोचो इतनी सारी लेयर्स जो है वो एक ही सेल कई बार लपेटी गई है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि सेल जब कई बार लपेटी जाएगी तो इसका मतलब कि उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कई बार रैप हुआ होगा, और हर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की हर एक लेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से लेके 15 तक की लेयर्स में प्रेजेंट रहती है। तो कितनी मोटी लिपिड की लेयर्स तैयार हो गई होंगी। इसीलिए माइलिन शीथ जो होती है वो क्या करती है, इंसुलेटर का काम करती है। कहीं भी इंसुलेटर अगर चाहिए, जैसे स्किन के नीचे हमारा जो सबक्यूटेनियस फैट है वो भी क्या करता है, इंसुलेशन ही तो प्रोवाइड करता है। तो सेम इज द केस हियर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग वापस आते हैं। तो हमने कॉन्टिन्यूस ट्रांसमिशन या कंडक्शन की बात करी। 3 पॉइंट रखने हैं आपको कि एंटायर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन से होगा, स्पीड इसकी कम होगी, और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होगा जहां पे कोई माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है। तो अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप पे, यानी कि सॉल्टेटरी कंडक्शन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन कैसे होता है? तो सॉल्टेटरी कंडक्शन के लिए हम वो इमेज फिर से ले रहे हैं, वापस बार बार जाना, ये न्यूरॉन वाली। तो इस इमेज में समझाना आसान है रिलेटिवली। देखिए, होता ये है कि जब माइलिनेटेड हो जाती है कोई भी न्यूरॉन या कोई भी एक्सॉन, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स का, वो बदल जाता है स्लाइटली। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि ये जो नोड्स हैं यहां पे ह्यूज नंबर ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर प्रेजेंट, जबकि जो शीथ वाला इलाका है, यानी इसको हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं नोड ऑफ रैनवियर पे, शीथ वाला जो इलाका होता है यहां पे वेरी फ्यू सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। भाई चैनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है तो जब उनको बाहर झांकने की, चैनल्स को जगह ही नहीं मिलेगी, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, माइलिन शीथ वाले इलाके से माइग्रेट करके और यहां इकट्ठा हो जाते हैं, नोड ऑफ रैनवियर वाले इलाके में इकट्ठा हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब यहां पे इनकी संख्या ज्यादा है नोड्स पे, तो जो भी डिपोलराइजेशन होगा उसका मैक्सिमम इंपैक्ट जो होगा वो कहां पे होगा, नोड्स पे ही होगा। और इसीलिए जो इंपल्स है वो जंप कर करके ट्रेवल करती है, यानी कि यहां पे इतना डिपोलराइजेशन हो जाएगा कि दैट विल बी सफिशिएंट टू कॉज डिपोलराइजेशन इन द एडजेसेंट नोड। और इस वजह से इतना जो दायरा था माइलिन शीथ के अंदर एक्सोनल मेम्ब्रेन का, उसके अलोंग ट्रेवल नहीं करना पड़ता है। इस पॉइंट पे इंपल्स, फिर यहां इंपल्स, यहां इंपल्स, इस तरह से पूरा दौड़ते कूदते हुए जाती है। बेसिकली जंपिंग ऑफ इंपल्स अकर्स, इसे सॉल्टेशन मतलब जंप करना। तो
इसीलिए इसका नाम भी ऐसे रखा गया है। जैसे मान लो तुमको जाना हो कहीं, तो तुम ऐसे पैदल चलते जा रहे हो, दोनों पैर, पूरा पैर से पैर मिला के चलो कि एक एक जमीन हम नाप लेंगे, दो पैरों के बीच में गैप भी ना रखो। और दूसरा तरीका ये है कि कूद कूद के जाओ, या हम कहें कि दौड़ दौड़ के जाओ, तो कैसे तेज पहुंचोगे खुद बताओ? दौड़ के। दौड़ के ना। जब दौड़ोगे तो जमीन का कुछ हिस्सा तो छूटेगा ना। तो यही चीज Yes. है, वो जो जमीन का हिस्सा दौड़ने पे छूटेगा वही यहाँ पे छूट Myelin रहा, sheath. माइलिन शीथ है। इसी वजह से जो सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। ये बात समझ में आ गई? Yes. तो इसको हमने बिना कुछ लिखे ऐसे ही समझाया। किसी और बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो बताओ, बोलो कि नहीं समझ में आया सर। चलो, तो मान रहे हैं हम सबको समझ में आ गया। एक पॉइंट यहां पे ये जान लीजिए कि अगर इफ द एक्सॉन डायमीटर इज सेम, तो उस तब भी कंडक्शन सॉल्टेटरी में ज्यादा होगा। उस कंडीशन में भी सॉल्टेटरी कंडक्शन इज फास्टर। तो बस कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन इज स्लोअर। खैर, तो ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब हमको देखना है अगला टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज, सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइनैप्स। व्हाट इज अ साइनैप्स? साइनैप्स सर ने पढ़ा दिया है। Yes, sir. ठीक है। साइनैप्स हम सीधे टाइप्स पे ही आ जाते हैं। साइनैप्स का बेसिक स्ट्रक्चर तो सभी को मालूम होगा, नहीं Yes, तो sir. हाँ, रिकॉल करा दे रहे हैं बस, छोटा सा ऐसे बना के। ये हो गया, और फिर दिस, तो सबसे आसान है बनाना। इसको हम क्या कहते हैं? Synaptic. हाँ, इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये हो गई। ये हो गया हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। मेम्ब्रेन्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे का पूरा कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड है। इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसको हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्स में, यानी कि ये जंक्शन जो बन रहा है, इसके बीच में ये जो गैप होता है, इसको क्या कहते हैं? Synaptic. साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो ये बेसिक तीन चीजें आप जानिए कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है, और इन दोनों के गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। बस बेसिक ढांचा। अब जब हम टाइप्स ऑफ साइनेप्स डिस्कस करेंगे, तब हम उसमें बताएंगे कि इसमें और अरेंजमेंट क्या होता है। तो उसके लिए तो रेडीमेड डायग्राम ही ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम। साइनेप्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बता दो। इलेक्ट्रिकल और केमिकल। यस, पढ़े ही होगे, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। अगर सब लोग पढ़े हो तो बताओ, इसको स्किप करें, आगे बढ़ें। नहीं, चलो। तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल दो टाइप के साइनेप्सेस होते हैं। अब जरा हम लोग एक इमेज देख लें दोनों साइनेप्स का। दिस वन। देखिए, तो यहाँ पे केमिकल साइनेप्स है और ये भी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है।
बाकी इनको आप कंपेयर कर सकते हैं, जो पिछला डायग्राम हमने बनाया था, ये प्री साइनेप्टिक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की अगर हम पहले बात कर लें, क्योंकि केमिकल की बात बहुत डिटेल में हम लोगों को करनी है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, या ये जो एक्शन पोटेंशियल उसी इम्पल्स को दिखा रहा है, वो डायरेक्टली होता है बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन्स। और किसके थ्रू हो रहा है? गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस के थ्रू हो रहा है। ऐसा इसलिए संभव है कि यहां पे ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, वो एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का, यहीं से लेके आते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स होती हैं आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब कि पास होना, बहुत ही पास पास होती हैं। दूसरा पॉइंट इसका यही है कि जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन अकर्स डायरेक्टली बिटवीन, B/W मतलब बिटवीन होता है, बिटवीन टू न्यूरॉन्स थ्रू गैप जंक्शंस। यानी यहां पे किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल या इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। जो भी आयंस यहां पे हैं, इसका मूवमेंट जो है वो गैप जंक्शन के थ्रू ही हो जाएगा। और इसी वजह से चूंकि जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उसका जो मतलब क्या कहते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो गैप जो यहाँ पे वो ना के बराबर होता है, एंड देयरफॉर जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो बहुत फास्ट होती है। यस, तो इम्पल्स ट्रांसमिशन इज वेरी फास्ट, फास्टर देन केमिकल साइनेप्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी को याद आ रहा हो तो बताओ, नहीं तो हम तो लिखेंगे ही। कलर चेंज कर दें, थोड़ा सा डार्क कर दें। इसमें जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन occurs in both directions। लो, यहीं पे स्विच है, बोथ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हम नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कर्सर वो जो है डायरेक्शन यहाँ पे लिख दिया। समझ जाओगे? यस सर। ठीक है, आगे लिख देते। खैर, देखिए आप इसकी खूबसूरती। इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है वो इधर से इधर की तरफ भी हो सकता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जो है वो केमिकल साइनेप्स के साथ पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं पॉसिबल है, इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग कल करेंगे। सर क्योंकि केमिकल, वो जो प्री इलेक्ट्रिकल सिनेप्स वाले में कोई प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कैसे कह सकेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरह काम कर रहे हैं।